सो लेट अस प्रोसीड विद दिस। ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग का लॉन्जिट्यूडिनल मॉड्यूलस हो गया था, जहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने वहाँ पे किया था यंग्स मॉड्यूलस, करेक्ट है ये, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस वहाँ पे होगा जहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, तो जहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या हो जाएगा मेरा बल्क मॉड्यूलस, पक्का। तो बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। तो बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज इफ आई हैव अ बॉडी, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है V, जैसे मैं हर एक साइड से प्रेशर अप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितने का हो जाएगा dV, पक्का। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। एकदम सिंपल सा पार्ट है। तो वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज, पक्का। तो मुझे बताना लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, एकदम सिंपल सा पार्ट है ये। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट मुझे बता अंडर दिस कंडीशन इफ द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट ऑल द पॉइंट्स, तो फोर्स और एरिया एक दूसरे को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, करेक्ट है। तो मुझे बता फोर्स और एरिया इफ इट इज परपेंडिकुलर एट ऑल द पॉइंट्स, तो इसको कैन आई राइट दिस पार्ट एज एक्सीलेंट प्रेशर स्मॉल चेंज इन प्रेशर लेट इट बी इक्वल टू डीपी, ठीक है। सिमिलरली एकदम सिंपल से पार्ट है। आज का पार्ट हम लोग फटाफट कहिए खत्म कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस dV डिवाइडेड बाई V, हाँ या ना, करेक्ट है। तो मुझे बताना बल्क मॉड्यूलस जो होगा इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इजी, आप घर पे भी कर सकते हो। लास्ट में मत जवाब दे, कोई है नहीं, माइनस dV बाई V, ठीक है। इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस होता है उतना टफ है कंप्रेस करने को, करेक्ट है। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा, बल्क मॉड्यूलस का एग्जैक्टली जो उल्टा होता है दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो K का फॉर्मूला क्या आने वाला है यहाँ पे बता देना। K का फॉर्मूला क्या है, 1/B, पक्का, बस इतना ही लिख दो और कुछ नहीं है। यूनिट क्या रहेगा इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो कैन आई राइट दिस एज मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, पक्का, फटाफट लिख लेना, इजी सा पार्ट है। ओके यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेना एंड कैलकुलेट द आंसर एवरीवन, सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट द आंसर, इजी सा है ये चैप्टर। एक्चुअली बहुत इजी, आप घर पे भी कर सकते हो ये चैप्टर। नहीं सच्ची में इसमें 90% ऑफ द सम सब घर पे कर सकते हो, वैसे सम से ये ऐसे वर्मा में है, चीजें है थोड़ी इसमें डेप्थ में, बट प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है, बट ρgh लगा ले सकते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया से नहीं आएगा ना डायरेक्टली। तो dp का खुद का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, ρgh। वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000, 1 ग्राम पर सीसी में। इसमें अगर आप देखोगे 1000, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना दिया है 200। और क्या, आज तो कैलकुलेट कर लेना, फटाफट कैलकुलेट कर लो। आगे तो पेन नीचे रख दो। V इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dv बाय v, पक्का। और dv बाय v यहाँ पे पूछा है, dp का वैल्यू कितना आया 2 × 10, फटाफट मुझे वैल्यू तो बता दीजिए, 6 बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 × 10⁹, यहाँ आया 10⁻³ आ गया। परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 10⁻1%, मतलब 0.1% आ गया, पक्का। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी 1/B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁹, ठीक है, 0.5। ये कैसे गलत हो सकता है, वही मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो सकता है। आया उसे सबको ही आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट इसका क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, बराबर है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, फिर नीचे रख देना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी में यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो रिजिडिटी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़, ओके, इफ आई कंसिडर अ बॉडी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर सपोज की शेयरिंग में हम लोग ये नीचे वाला पार्ट फिक्स कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो ये अपर फेस पे फोर्स लग जाएगा एंड कैन आई से इट विल बेंड अ लिटिल बिट, कुछ ऐसे आ जाएगा शेप, करेक्ट है ये। लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, लेट दिस बी इक्वल टू एल। तो शेयरिंग स्ट्रेस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे एक चीज सिंपली बताना
कि एक चीज मुझे सिंपली बताना, यहाँ पे जो ये एरिया होगा, ये एरिया टोटल, मतलब ये क्यूब है, अभी मैंने 2D में ड्रॉ किया तो आपको एक रेक्टेंगल वगैरह दिख रहा है, ठीक है, बट ये टोटल क्यूब है, तो एरिया हम लोग टोटल एरिया लेंगे या कोई जो फेस पे लग रहा है, जो फेस पे लग रहा है फेस का टोटल एरिया मत लेना, समझ में आ गया? इजी है। फिर शेयरिंग स्ट्रेन ये हम लोग ने लिखा भी है, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम लोगों ने लिखा भी है, क्या लिखा है, x बाई एल विच इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर थीटा एकदम छोटा हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है विच इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f बाई ए tan थीटा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूँ तो यहाँ पे थीटा भी लिख सकता हूँ। पक्का? गो अहेड एवरीवन। थीटा का वैल्यू जनरली शुड बी लेस देन 1 डिग्री, ठीक है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री तक भी कर लेते हैं, इतना इशू नहीं है। बाय द वे क्या क्या आया मेरे पास, आंसर्स क्या क्या आ गए यहाँ पे, फोर्स दिया है, नॉट हटाओ। सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, it will be equal to force upon area, force is 9 into 10 to 4 divided by area is 0.5 square, करेक्ट? एक ही साइड का एरिया ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 36 into 10 to 4 आ गया, बराबर है ये। Now the modulus of rigidity is already given, it is given as क्या दिया है, 9 into 10 to 9 which is equal to stress by shearing strain which is equal to strain, खुद कितना आ जाएगा, स्ट्रेस कितना है, 36 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁹, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻⁵, एंड कैन आई से दिस इज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या रहने वाला है, रेडियंस। पक्का? ठीक है, डन, ओके। लास्ट पार्ट है, दैट इज द थर्मल स्ट्रेस एंड वर्क डन। क्या? हाँ, ये लास्ट पार्ट है। छोटे छोटे से इसमें डेफिनेशन है और छोटे छोटे से फॉर्मूले जो आपको पता भी है, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये वाला चैप्टर आप लिटरली घर पे भी कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है, कुछ है ही नहीं है चैप्टर में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा नहीं है, रियलिटी है ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉडीज। तो 3 तरीके के बॉडीज होते हैं यहाँ पे, आप लिखते जा सकते हो कंटिन्यूअसली। सबसे पहला बॉडी होता है आपका डक्टाइल या टेंसाइल बॉडी। डक्टिलिटी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी डक्टिलिटी मीन, वी कैन मेक इट इनटू वायर्स and malleability means we can turn it into sheets, okay. So if I consider anything that can be converted into a wire, ठीक है, if I can convert something into the wire, तो उसका इलास्टिक रीजन ज्यादा चाहिए या प्लास्टिक रीजन ज्यादा चाहिए। जैसे कि if I consider इलास्टिक रीजन या प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक ना, इलास्टिसिटी में ये होता है कि प्रॉपर बॉडी डिफॉर्म होने के बाद वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, बट प्लास्टिक में क्या हो जाता है, बॉडी मुझे यहाँ पे कॉपर से वायर बनाना है ना, वापस वो कॉपर नहीं बनना, मतलब कॉपर का जो भी था वो पूरा ये नहीं बनना चाहिए, तो इसका प्लास्टिक रीजन क्या चाहिए, ज्यादा। प्लास्टिक रीजन जितना भी हम लोग एक्सटेंड करें वो बॉडी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हो, स्टील वायर हो गया, कॉपर, कोई भी अगर आप देखोगे, ठीक है, ये पता नहीं ऐसे आगे पीछे क्यों है, बट लुक हियर। सेकंड मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, ब्रिटल, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल्स, व्हेनेवर आई कंसीडर द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, whenever I consider the brittle material, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। So over here if I consider a brittle material, तो यहाँ पे बॉडी हैविंग अ वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन। मुझे बताओ, जैसे कि एग्जांपल अगर मैंने चौक ले लिया, तो मुझे तो चौक बेंड होता है क्या, नहीं, तो शेप उसका चेंज होता है क्या, नहीं, तो प्लास्टिक रीजन में हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल प्लास्टिक रीजन, एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे टेक्निकली कैल्शियम ये आना चाहिए, ठीक है, यस, बट चौक, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे उल्टा आ जाएगा यहाँ पे इलास्टोमर्स, ओके। अ बॉडी हैविंग नो प्लास्टिक रीजन एंड वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन, एग्जांपल रबर, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सम लेके आया हूँ, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं। ये सम आपका आया था आई थिंक सो मेंस में, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है,
ठीक है, बट मैं ये क्वेश्चन वाइज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सीधा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो आप करेक्ट स्टेटमेंट लिखते जाओ। हो गया ये सबका लिख के, ठीक है। रबर रबर अगर आप खींचोगे तो खींचते जाएगा, बट जितना भी आप छोड़ दोगे कितने भी पॉइंट पे तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इलास्टिक रीजन उसका बहुत ज्यादा है, बट जैसे ही एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप खींचोगे तो सीधा ब्रेक हो जाता है। प्लास्टिक रीजन उसके अंदर है क्या? नहीं, ठीक है, मतलब आइडियली नहीं है, थोड़ा सा होगा ही बट आइडियली नहीं है, ठीक है। तो आइडियली में रबर का कोई यहाँ पे इलास्टिक रीजन नहीं होता, तो इलास्टोमर्स का एग्जांपल है रबड़, ठीक है। हाँ, प्लास्टिक रीजन इलास्टोमर्स, ठीक है। सो दिस इज अ रबर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेटमेंट, मुझे बताओ पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड में स्टेटमेंट पूछता हूँ बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है, पी का या क्यू का? डेफिनेशन क्या है? कौन सा ज्यादा डक्टाइल है? पी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट लिख देना, पी इज मोर डक्टाइल एज कंपेयर टू क्यू। अभी समझो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। डेफिनेशन बेस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, मतलब थियरी टाइप, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए थे, तो उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चेक करने की कौन से। सेकंड, अच्छा मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा, पी इज मोर डक्टाइल एज कंपेयर टू क्यू। मुझे तो यंग्स मॉड्यूलस किसका ज्यादा है? यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो ग्राफ होता है उसका जहां पे ये ज्यादा होगा, क्या बोलते हैं उसे, स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। कर्व का स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है। तो पी का या क्यू का है? क्यू, ग्राफ उल्टा है, समझा, वाई पे स्ट्रेन है, समझा, ठीक है। हो गया -1, ठीक है, लिख लो अभी। Q has larger value of Young's modulus as compared to P. थर्ड, मुझे तो ब्रिटल ज्यादा कौन सा, एकदम सिंपल होता, देखिए पता चलता है, Q, Q is more brittle as compared to P. अच्छा, इलास्टिसिटी, इलास्टिक रीजन किसका ज्यादा है? देखिए पता चल रहा है। इलास्टिक रीजन मतलब मुझे बताओ ये पार्ट तक इलास्टिक रीजन है ना, यहाँ तक, अरे यहाँ तक, इसके आगे ये प्लास्टिक रीजन हो जाता है, करेक्ट। मतलब एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इधर ही सेपरेट होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, बट बेसिकली आप देखिए बता सकते हो ज्यादा इलास्टिक रीजन किसका है? पी। तो पी इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू क्यू, ये लास्ट स्टेट। इलास्टिसिटी मतलब क्या? जब तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या? बॉडी अगर मैं स्ट्रेच करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए तब तक मैं बोलूंगा कि बॉडी इलास्टिक है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब तक ये होता है, मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं, इसके आगे भी थोड़ा बहुत होता है, अगर आपने वो पहले वाला ग्राफ भी देखा रहेगा तो इसमें, बट बेसिकली हम लोग ये एक बेसिस मान के चल सकते हैं जिसका स्ट्रेट लाइन का पार्ट ज्यादा रहेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ के, जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है ना, ठीक है, ये ज्यादा है ना प्लास्टिक रीजन। ओके, चलिए प्रोसीड, यहाँ पे देखते हैं। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम लोगों ने पहले भी किया, फिर नीचे रख देना एक साइड में, फटाफट ये फॉर्मूला लिख दो सीधा सीधा। मुझे बताना कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आता है, चाहे वो थर्मल हो या कुछ भी हो, क्या आता है? डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एल, पक्का। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखूँ तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या, ये हम लोगों ने पहले भी किया ना, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। फोर्स का क्या आ जाएगा? एफ, सॉरी मैंने कुछ गलत, वाई अल्फा डेल्टा थीटा एंड वाई ए अल्फा, पक्का। चलो डन, ओके, शैल आई प्रोसीड? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आंसर तो बता दो सर। अब ये देखना, जो भी आंसर उसका देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया था, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन के लिए आपको मेरा हेल्प में भी लग सकता है, क्वेश्चन अच्छा ही है, ट्राई कर लो। अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, हाँ वो लगाना पड़ेगा। एवरीवन, एनीवन गॉट द आंसर? अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आया? 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू, तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 1 बाय 2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, सही जा रहे हैं। लुक हियर,
मुझे बताना यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं हर एक साइड एल मान के चलता हूँ, नॉट डू नॉट टॉक, हर एक साइड में एल मान के चलता हूँ, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो पहले जो ओके तो डी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास क्या ये आया, एल स्क्वायर माइनस l/2 द होल स्क्वायर, हाँ या ना? इतना सरप्राइज क्या हो रहा है, पाइथागोरस लगा है नॉर्मल सा, पक्का ठीक है। अब देखते हैं, रॉड अभी दोनों एक्सपांड हो रहे हैं, ऑब्वियसली सिमेट्रिकली एक्सपांड हो जाएगा, वरना तो ये तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, सेकेंड वाले पार्ट में मान लेते हैं यहाँ पे आया या यहाँ पे आया, बट डी और सी पॉइंट वहाँ पे ही रहेंगे, वैसे राइट में भी एक्सपांड होगा, बट वो फिलहाल के लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताना इसका लेंथ में ले लेता हूँ L1, इसका लेंथ लेता हूँ मैं L2। अभी भी अगर आप देखोगे तो डी स्क्वायर को मैं ये लेट दिस बी इक्वेशन, इसको मैं क्या लिख दूँ अभी, उसको चलो उसको मैं बाद में लिख दूँ, कैन आई राइट डी स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, हाँ या ना? यस ठीक है। बाय द वे इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मैंने 4 क्रॉस प्रोडक्ट 3L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, अगर मैं इसको लिख दूं तो यहाँ पे आ जाएगा L2 का खुद का वैल्यू कितना, लिखना मत, यहाँ पे देख लेते हैं। कैन आई राइट L2 इज इक्वल टू, इफ आई अप्लाई द थर्मल एक्सपांशन, L का फॉर्मूला क्या होता है, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ना, सो कैन आई राइट L2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 डेल्टा थीटा। सिमिलरली L1 क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो, L1 क्या आ जाएगा, L/2 आएगा ना पहले, तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। यहाँ तक किसको डाउट है तो पूछो, तो मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा वो, यहाँ तक ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। सो डी स्क्वायर बाय द वे में 3L स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूँ, तो अब L2 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा द होल स्क्वायर, पक्का, माइनस यस एल स्क्वायर बाय, इसका स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 4, 1 प्लस अल्फा 1, नहीं सॉरी फर्स्ट वाला अल्फा 2 है ना, ओके, अल्फा 1 डेल्टा थीटा द होल स्क्वायर, पक्का यहाँ तक क्लियर है। एल स्क्वायर में हर एक साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बायनोमियल, यस बायनोमियल हम लोग लगाएंगे, एल स्क्वायर कैंसिल आउट, 3/4 इज इक्वल टू बायनोमियल, फटाफट अप्लाई करके बता देना क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/4, 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 1 डेल्टा थीटा, पक्का, 3/4 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस 1/4 प्लस माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 ना, माइनस अंदर आ गया। अब मुझे बताना 1 माइनस 1/4 क्या होने वाला है, 3/4, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं लेफ्ट में लेता हूँ, तो अल्फा 1 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा 2 डेल्टा थीटा, पक्का। अब इसमें से कैन आई कैंसिल आउट, वापस डेल्टा थीटा कैंसिल आउट, तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का वैल्यू कितना आया, 4:1 आया। किसी ने ये सोल्यूशन यूज किया था, क्लोज थे आप, सोल्यूशन सही है बट अप्रोक्सीमेशन बाकी, चलो डन, पक्का, यस, शैल वी प्रोसीड। यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं, मुझे बताना अगर नॉट टॉक ओके, अगर यहाँ पे वॉल्यूम वेरी होगा तो डेंसिटी भी वेरिएशन में आ जाएगा, करेक्ट है, एकदम सिंपल सा ही है, पेन नीचे रख दो, एकदम इजी सा ही है, छोटे छोटे से पार्ट है, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर द डेंसिटी, डेंसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता देना, मास बाय वॉल्यूम, तो रो डिवाइडेड बाय रो डैश विल बी इक्वल टू वी डैश डिवाइडेड बाय वी, पक्का। मास तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, लिखना मत है, यहाँ पे पेन नीचे रख दो, यहाँ पे देख लेते हैं। सो कहना है राइट रो डैश विल बी इक्वल टू, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, यहाँ पे आ जाएगा रो वी डिवाइडेड बाय वी डैश आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ वी डैश को मैं वी प्लस डी वी लिख दूँ, पक्का। पूरे इक्वेशन को अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय वी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डी वी बाई वी, यस, बल्क मॉड्यूलस मुझे इंट्रोड्यूस करना है, बट क्या है बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी, तो डी वी बाई वी खुद कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई वी, सो इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रो डैश का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी पी डिवाइडेड बाई बी, पक्का। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग का आ जाएगा, ये नया डेंसिटी है,
सिंपल छोटे छोटे से पार्ट है। गुड, पता नहीं, ठीक है। आ गया, स्लाइटली ग्रेटर देन 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। स्लाइटली ग्रेटर देन 8, 8000 बाय 990 कुछ आया रहेगा, ये है पक्का, ठीक है। सो लास्ट बेंच सॉल्व किया है या नहीं किया, बताओ कितना किया। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट बेंच, जल्दी 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 जल्दी, सेकंड बेंच पे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, और बाद में लिखो, आके कैलकुलेट करो मेरे सामने, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। मुझे बताना यहाँ पे सिंपल सा, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। सो यहाँ पे देख लेते हैं। इफ आई कंसिडर अ वायर, ठीक है, लेट अस से आई एम अप्लाइंग अ फोर्स F टू द वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं y का यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं उसे, जब ये वायर स्ट्रेच हो रहा है, इट गेट स्ट्रेच, लिखना मत, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा इसका डेरिवेशन अलग है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू चेक, आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन द डेरिवेशन, क्यों, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका 12th का नहीं है, तो आपको देख रहे हो, तो आपके जो भी डेरिवेशन में थोड़ा फटाफट करते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी डेरिवेशन के बीच बीच के पार्ट रहेंगे मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ध्यान देते हैं। सो इफ आई कंसिडर द स्ट्रेच्ड वायर, तो मुझे बताओ ये जो F एक्ट होगा, ये जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, मतलब क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, लेट मी राइट डाउन द इनिशियल फार्मूला फॉर द यंग्स मॉड्यूलस। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर द यंग्स मॉड्यूलस, F बाई A, ठीक है, ध्यान से देख लेना, L डेल्टा L, पक्का। तो F देख लेना, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y a l y a, F इज इक्वल टू y a l डिवाइडेड बाई डेल्टा L आ जाएगा, पक्का, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, डेल्टा L बाई L आता है यहाँ पे, ठीक है। सो लिखिए, सो यहाँ पे आ जाएगा L बाई डेल्टा L, ठीक है, ध्यान देते, L बाई डेल्टा L, पक्का, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। तो डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, अब देखना, जिसमें से y कांस्टेंट है, ए भी मान के चलते कांस्टेंट है, पॉइजन रेशियो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डायमीटर बहुत कम चेंजेस आते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि एरिया कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ द वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट है। तो मुझे बताना यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वायर के ऊपर, क्या वो स्ट्रेचिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रेच होते जाएगा उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होते जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है या स्ट्रेच के हिसाब से चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक, कोई भी एक रैंडम फोर्स YAL, जब वायर यहाँ पे X से स्ट्रेच हो चुका है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं अभी तक टोटल, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो लेट अस से कि ये ओरिजिनल लेंथ था L, ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट X से स्ट्रेच हुआ है, टोटल कितने से स्ट्रेच होता है? डेल्टा L, पक्का, टोटल कितने से स्ट्रेच हो जाएगा? डेल्टा L, ठीक है। इधर सिंपल सा वैल्यू, मुझे पता ना वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट बता दो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता? हाफ के एक्स स्क्वायर तो आएगा, कैन आई राइट दिस एज, वही आने वाला है फाइनली, हाफ के एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, बट मैं अभी फिलहाल के लिए जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्क डन एफ डी एक्स, पक्का। तो टोटल नेट वर्क डन के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे, वाई ए बाई एल एक्स डी एक्स, पक्का। इसमें से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या ना, इसे वाई, यस, सो ये आने वाला है वाई ए बाई एल बाहर ले लिया, यहाँ पे अंदर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स कितने से, 0 से लेके डेल्टा एल, डेल्टा एल ना, स्ट्रेच कितने से हो रहा है, 0 से लेके डेल्टा एल, पक्का, एकदम सिंपल सा है। वर्क डन विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू वाई ए हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मैंने बाहर ले लिया। कैन आई राइट दिस पार्ट? अभी देखो ये इंटरेस्टिंग है, वाई ए बाई एल डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, ये वाला पार्ट खुद क्या है? एफ, करेक्ट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, हाफ एफ इंटू डेल्टा, स्प्रिंग में भी सेम ही आता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको के लिख दूं, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं के लिख दूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया ना, सेम ही आया फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला में चेंजेस है, उसमें जो डेरिवेशन किए थे यहाँ पे भी सेम ही डेरिवेशन किया, एक सेकंड, ठीक है। इसमें जनरली ये चीज़ नहीं पूछते, जनरली आपको पूछते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम,
तो मतलब मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, वॉल्यूम से। जनरली यही चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा हाफ एफ डेल्टा एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला में क्या देखो, एरिया इनटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा स्ट्रेस, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू, सिंपल सा फॉर्मूला। अभी पूछो क्या हो गया। गुड एवरीवन। एक्स थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, वाई कोई भी एक रैंडम, 0 से लेके एक्स कितने से स्ट्रेच हो रहा है, पहले तो स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा तो हाँ टोटल डेल्टा एल है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा मुझे बताओ ये वर्क डन, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, सोच समझ के बताना। वाई ए बाई एल, हाफ एफ इंटू डेल्टा यू 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 है, पोटेंशियल एनर्जी का यू लिखते हैं ना। अच्छा ओके, मुझे बताओ ये वर्क डन कंजर्व्ड है या नॉन कंजर्व्ड है, सोच समझ के बताना। नॉन कंजर्व्ड, या आप सोचोगे और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे कैसे। थोड़ा सा सोचो इसको, थोड़ा थोड़ा आपको डीप थिंकिंग लगेगा। ये वर्क नॉन कंजर्व्ड है, होने दो ना। अच्छा वो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं, मतलब वो ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बॉडी ऊपर खींच रहा है और ये बॉडी नीचे कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। वो बॉडी ऊपर खींच रहा है ना उसको, तो जो मेरा आपको फाइनल आंसर में जो वर्क डन का उसमें हिंट भी आ जाएगा कैसे क्यों, बट बाद में मुझे बताना, ठीक है। गुड एवरीवन। इसमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालना, एक ही क्वेश्चन में दोनों हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी कैलकुलेट है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल पक्का, वाई इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल पक्का। तो वाई का अगर मैं यहाँ पे देख लूँ वैल्यू कितना दिया है, चलो जाने दो। अच्छा डेल्टा एल में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एफ डेल्टा एल के जगह पे कहना है राइट एफ बाई एल ए इंटू वाई पक्का। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हाफ एफ का वैल्यू कितना आया 2200, एफ का वैल्यू 2200 इंटू एल का वैल्यू 2.1 मीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7, आर 7 मिलीमीटर, तो 7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 पक्का, यस, इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻11 पक्का। जैसे चीज़ें क्या क्या कैंसिल आउट हो सकती है, ये 22 कैंसिल आउट, 7 0.3 हो जाएगा, ये 7 निकल गया, और कुछ हो रहा है, ये 2 ये 11 आ जाएगा पक्का, हो गया, ये 2 और ये मतलब ये 11 इंटू 3 33 165 इंटू 10⁻², यहाँ पे 30 ना, 2 एडजस्ट कर लिए, तो ये 2 0 -3 मतलब 0.165 जूल या 165 मिली जूल। कितने लोगों का ये आ गया, देखिए। फिर उसके बाद वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो वो तो आ जाएगा आपको, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ये वर्क डन आ गया है कितना, क्या कितने का आ गया है 165 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻ कितना था 6 इंटू लेंथ 2.1, देख लेना ना कितना आ रहा है, अभी वो कैलकुलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन लिख लेना ये वाली चीज़ें, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको यंग्स मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं कर रहा अभी के लिए, याद रखना आपको भैया। ये कौन सा है, पॉइजन्स रेशियो, ये यंग्स मॉड्यूलस, ये बल्क मॉड्यूलस, और ये पॉइजन्स रेशियो है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा सा डेरिवेशन। हम लोग क्यूब लेके
दो साइड पे प्रेशर लगा के सॉल्व करते हैं। अगर डेरिवेशन चाहिए तो मैं बाद में बता देता हूँ, बड़ा सा डेरिवेशन है, ठीक है। लास्ट 2 स्लाइड है क्या? 2 है अभी, ओके लिख दो फटाफट। पॉइजन्स रेशियो अगेन अ फ्रेंच साइंटिस्ट, बट इंग्लिश फ्रेंच में यही नाम होते हैं, ठीक है। यस, ये पॉइजन अलग है एक्चुअली, ये पॉइजन का मीनिंग फिश होता है। यस, शायद से ऑक्यूपेशन ऐसे होता रहेगा, क्योंकि पहले लोग ऑक्यूपेशन पे सरनेम रखते थे। वही ऑक्यूपेशन ट्रेड। ओके, शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं द सैग प्रोड्यूस इन द बीम एवरीवन, छोटे छोटे से पार्ट है। बाय द वे पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आई कंसिडर अ बीम, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा, करेक्ट है, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर अ बीम, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपके घर पे 2 चीजें होती है, एक तो बीम होता है, दूसरा क्या होता है, पिलर। वैसे कॉलम्स भी होते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये 2 बेसिक चीजें देखते चलते हैं, ठीक है। इफ आई कंसिडर अ पिलर यहाँ पे वर्टिकल होता है और बीम क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे लेट दिस बीम हैव द लेंथ L, लेट द ब्रेथ ओवर हियर बी B एंड लेट दिस बी द डेप्थ, ठीक है। सपोज कि इसको मैं सामने से देखूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसको जैसे मैं वेट अटैच कर लूंगा, कहना है ऐसे एज सून एज आई अटैच द वेट, तो ये ऐसे कुछ नीचे बेंड हो जाएगा, करेक्ट है। ऐसे मैं सॉलिड निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेट W अटैच्ड है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सैग, ठीक है। ये बाय द वे आपने बीम का स्ट्रक्चर जो सैग होते समय आपने देखा है कहीं पे, तो ट्रक के नीचे आपने कभी देखा है? तो एक तो यहाँ पे यस, यहाँ पे वो लेयर्स में स्प्रिंग होते हैं, इसको हम लोग लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये सस्पेंशन लिखिए, ट्रक के जो सस्पेंशन होते हैं वो सिर्फ सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन पे वो काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लीफ स्प्रिंग बनाते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है वो लीफ स्प्रिंग वगैरह क्या है। तो सैग का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, जिसका अगेन डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, WL³ डिवाइडेड बाय 4BD³Y, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। W वेट है, यंग्स मॉडुलस है, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, ठीक है। सॉरी B भी आता है, BD³Y, ठीक है। D डेप्थ, ये वाला हो गया, इतना ही है, लिख लो। ये डायग्राम नहीं बनाओगे चलेगा, नीचे वाला क्या? अरे बीम स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बीम ऑफ लाइट नहीं है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बिना आपको, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको समझेगा नहीं। हाँ, 4BD³Y, 4BD³Y, या Y यंग्स मॉडुलस, B ब्रेथ है, D डेप्थ है, L लेंथ है, W वेट है, mg रहेगा। डन। स्मॉल b हो, ब्रेथ है। क्विकली राइट दिस डाउन। लास्ट स्लाइड, आर यू रेडी? चलो, एक वॉल ऑफ टेक्स्ट, इसमें भी आपको कुछ ये नहीं है, आपको लिखना वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट है प्रैक्टिकली। देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो लोडिंग और अनलोडिंग का ग्राफ सेम नहीं आता, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये दोनों के ग्राफ में स्लाइट वेरिएशन आता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेटेड ड्रॉ किया, एवरीवन लुक हियर नाउ। तो स्ट्रेस अगर आप जब भी लोडिंग के टाइम पे करते हो तो स्लाइटली अबाउ दिस कर्व जाएगा, और जैसे आप अनलोडिंग करते हो इट विल बी स्लाइटली बिलो दिस कर्व। यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, मतलब जिसका वो रेशियो आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आता, स्लाइटली कर्व होता है यहाँ पे चीजें। कुछ नहीं, बस इतना ड्रॉ करो एंड दैट्स इट। लोडिंग मतलब क्या हो जाएगा, मैं वेट ऐड कर रहा हूँ, और अनलोडिंग मीन्स वेट नहीं कर रहा हूँ, इतना ही है, ठीक है।
हाँ तो मतलब वेट ऐड करोगे तो उसके वजह से सैग आएगा, या स्ट्रेचिंग उसके वजह से होता है। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड डायग्राम है, प्रैक्टिकली एकदम ही ऐसा नहीं आता। लिख लो फटाफट, इजी सा है ग्राफ। ऐसे आपका हिस्टेरेसिस का भी ग्राफ आता है। चलो, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है।